जय हिंद। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर चल रही है। बैक टू बैक क्लासेस जो आ रही हैं उनको आपको एक भी क्लास को जो है वो मिस नहीं करना है। कुछ जरूरी जो बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी जो राजधानी और मुद्रा क्या है वो आपको याद कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आपको एग्जाम में भाई नंबर नहीं कटने देना है तो ठीक है। जरूरी चीजें डेली मैं आपको लेकर के आ रहा हूं, मेहनत लगती है इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए। पूछता हूं कनाडा की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी से। ओटावा, और वहां मुद्रा चलती है डॉलर। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा हो तो रियल। जॉर्डन नाम सुना है, जॉर्डन की राजधानी होती है अम्मान और इसकी जो करेंसी है वो होती है दिनार। यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की मुद्रा हिवनिया। क्या? यूक्रेन की मुद्रा हिवनिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, पूछा जाए मॉरिशस की मुद्रा रुपया होती है। नीदरलैंड जो पिछली बार पेपर में आया था, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। क्या? एम्स्टर्डम, और इसकी जो मुद्रा होती है वो होती है यूरो। क्या होती है? यूरो। इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम और इसकी मुद्रा होती है न्यू शैकेल। क्या होती है? न्यू शैकेल होती है। स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम और इसकी जो करेंसी है वो होती है क्रोना। क्या होती है? क्रोना। टर्की की राजधानी होती है अंकारा, मुद्रा होती है लीरा। वेनेजुएला, जहां के राष्ट्रपति को अमेरिका उठा ले गया था, तो वेनेजुएला की राजधानी होती है कराकस और उसकी करेंसी होती है बोलीवर। क्या होती है? बोलीवर। पुर्तगाल सुना होगा, तो पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन। क्या होती है पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन, और वहां की मुद्रा होती है यूरो। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की मुद्रा यूरो। चीन की राजधानी होती है बीजिंग, इसकी दो मुद्रा है, रेन मिनवी और एक है युआन। रेन मिनवी लेटेस्ट है, युआन अभी पुरानी है। तो दोबारा पूछता हूं, तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। वेनेजुएला की कराकस, बोलीवर। चीन की राजधानी बीजिंग, रेन मिनवी। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और करेंसी हो जाएगा यूरो। आप याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि बिल्कुल जो भैया बता रहे हैं उनको तो याद करना ही करना है, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अरे ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सोचिएगा, एग्जाम में बार बार पूछते हैं ये सारी चीजें, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको जो है वो याद होनी चाहिए। बार बार रिवीजन करेंगे, इसमें से टेस्ट पेपर बनाइएगा, ठीक है, तब तो याद होगा। नहीं तो फिर किताबें तो आपके पास बहुत हैं, पढ़ते रहते हैं आप और पढ़ते रहेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी, इस बार सीट लेके रहनी है। वर्दी पहनते हैं तो वर्दी पहनाने का हिम्मत रखते हैं। आपसे मैं दोबारा एक सवाल पूछता हूं, बताइएगा ओटावा किस देश की राजधानी है? बताइएगा, ब्राजील, जॉर्डन या कनाडा? तो ओटावा राजधानी है कनाडा की। अम्मान कहां की राजधानी है बताओ? जॉर्डन की। क्या? कहां की? जॉर्डन की। ब्राजीलिया कहां की है? ब्राजील की। और ब्राजील के अंदर मुद्रा कौन सी चलती है? रियल। ठीक है, याद रहेगा। अम्मान जिसकी कैपिटल है वो देश कौन सा है? जॉर्डन। देखिए नेशनल पार्क के बारे में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरल के अंदर, जो 1984 के अंदर जिसकी स्थापना होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, डेट बताइएगा। 1984 या 1990? ये आप सोच करके जवाब दीजिएगा। वो जरूरी नेशनल पार्क में आपको याद करवाता हूं। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? असम के अंदर। स्थापना होती है 1990 के अंदर, याद रखिएगा। केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं, तो केबल लामजाओ नेशनल पार्क जो होता है ये मणिपुर का है। स्थापना 1977 के अंदर होती है। एक है भरतपुर का है केवलादेव नेशनल पार्क, घना भी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर राजस्थान के अंदर है। इसकी स्थापना 1982 के अंदर होती है। एक है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। क्या? नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार के अंदर है और इसकी स्थापना 1987 के अंदर होती है। एक है छत्तीसगढ़ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ का है, 1981 में स्थापना होती है। और 1981 में एक और था इंद्रावती नेशनल पार्क, वो भी छत्तीसगढ़ का ही है। तो इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के हैं, जिनकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क ये कहां का है बताओ? यूपी का है, लेकिन यूपी के किस जिले का है? लखीमपुर खीरी। तो अगर आपको खीर बनानी है, हमारे जो है ब्रज क्षेत्र के अंदर खीर होती है, मीठा होता है, चावल दूध के साथ में बनती है, तो दूध और खीर। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ये 1977 के अंदर इसकी स्थापना होती है। अच्छा जी, कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम का है, 1976 के अंदर इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये कर्नाटक का है, 1974 में इसकी स्थापना होती है।
संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र का है और ये 1983 के अंदर इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, किसी भी सवाल को आपको भूलना नहीं है। सवाल आपसे पूछता हूं कि बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई के बारे में ही जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 के अंदर। और एक किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई बनाई जाती है? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। मेरा सवाल है कि आरबीआई का पहला जो मुख्यालय था, फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, वो कौन सा था? तो वो था कोलकाता, जो कि 1935 से 1937 तक चलता है। इसके बाद मुंबई इसका दूसरा मुख्यालय बनाया जाता है, जो 1937 से अब तक वर्तमान तक चला आ रहा है। पूछा जाएगा आपसे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1949। आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो होते हैं वो है ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन है बताइएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ। दोबारा बताइए, राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब। कौन थे? सीडी देशमुख साहब। अच्छा, वर्तमान में आरबीआई के जो जो गवर्नर हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा कि उनका नाम क्या है। आरबीआई को पता ही है क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई को बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम आता है आरबीआई एक्ट 1934। यानी आरबीआई किस अधिनियम के तहत बनी थी? 1934 के अंदर। लेकिन आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। आरबीआई का पहला मुख्यालय कौन सा था? कोलकाता। कब से कब तक था? 1935 से 1937। ठीक है, उसके बाद 1937 के बाद आज तक जो आरबीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को होता है। आरबीआई का जो पहला गवर्नर थे वो कौन थे बताओ? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर वो कौन थे? सीडी देशमुख साहब। तो सारी चीजों को आपको याद करना है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक जो है वो किस बैंक को बोलते हैं? वो है आरबीआई। क्या है? आरबीआई। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और अनगिनत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको हिम्मत जो है वो नहीं तोड़नी है। अब देखिएगा साथी, मैं अगर आपसे कुछ पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइएगा, कर्मभूमि जो है उसके लेखक कौन है? बताओ जल्दी से, कर्मभूमि के लेखक कौन है? अब मैं आपको बताता हूं। गबन, गोदान और कर्मभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि। इनके जो पुस्तक के जो राइटर हैं वो है प्रेमचंद्र। इनकी एक और है, वो है रंगभूमि। क्या है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो वो किताब है। आगे देखिएगा, एक बहुत फेमस है, वो है गीतांजलि। याद करते लिखते जाइएगा। क्या? याद करते जाइए, लिखते जाइएगा। तो गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। पूछा जाएगा गीतांजलि। क्या? गीतांजलि और रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक है। एक और है, वो है विसर्जन। क्या? गीतांजलि और विसर्जन, मतलब ऐसे समझो गीता उनका विसर्जन किया। तो गीतांजलि और विसर्जन, इनके जो लेखक है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? गीतांजलि और विसर्जन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद हो जाएगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा जी, इंडिया विंस फ्रीडम। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है बताओ? अबुल कलाम आजाद। क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो थे वो इंडिया विंस फ्रीडम के जो है वो लेखक हैं। एक सवाल है, शायद आप ना बता पाए, माई मास्टर। क्या? माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से। वो है आपके स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण बेदी साहब की है वो, तो फियरलेस गवर्नेंस। कौन है? फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन थी? किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी। और मेरा बड़ा सौभाग्य था, मुझे उनसे एक बार मौका मिला था मिलने का। शायद अगर फोटो मेरे पास में होगा तो मैं जरूर चिपका दूंगा। मैं उनसे मिला था, बड़े ही मतलब उनका जो व्यवहार है, द वे ऑफ टॉकिंग इस सच में आउटस्टैंडिंग था। मुझे याद है, थोड़ा सा किस्सा एक सेकंडों में मैं आपको बताता हूँ। मैं ड्यूटी पर कार्यरत था, उस टाइम पर मेरी ड्यूटी पर आई थी, उस टाइम पर मैं बैरक इंचार्ज था। तो जब वो उन्होंने अवलोकन किया तो जो है मुझसे बैरक के बारे में पूछा गया और प्रिजन जो अक्यूज्ड होते हैं, नॉन अक्यूज्ड होते हैं, उनके बारे में मुझसे जानकारी ली गई। तो फर्स्ट मीटिंग मेरी उनसे हुई थी लगभग 15 से 20 मिनट का। तो मैंने जो है सब कुछ जहाँ पर मेरा ड्यूटी था वो पूरा ड्यूटी पॉइंट एंड बैरक के बारे में बताया था। ये बंदी क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, कैसे डेली रूटीन चलता है। तो फर्स्ट मीटिंग था वो, बहुत मतलब मेमोरेबल मोमेंट था।
जब वो जा रहे थे, मतलब मैम जा रही थी, तो उसके बाद जाने से पहले ही मैंने उनको जो है वो इंटरप्ट कर दिया। मैंने कहा मैम आप जा रही हैं, जीवन में शायद हो सकता है कि ये मौका मुझे दोबारा ना मिले, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ मेरा एक फ़ोटो हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगा यार। तो उन्होंने कहा कि यार अभी आप ही फ़ोटो सबका हमारा और अन्य जो है वो ऑफिसर्स का खींच रहे थे। तो हमने कहा मैम सिर्फ हम खींच रहे थे, लेकिन हमारा एक भी फ़ोटो जो है आपके साथ में नहीं था। तो फिर मैम ने बड़े हैप्पी एकदम, उन्होंने बड़े खुश होकर के बोला आओ राम फ़ोटो खिंचवा लो। तो फिर उस टाइम पर जो है हमारे साथ में उनका फोटो था, वो आप देख सकते हैं। और जरूरी किताबें याद रखिएगा, विष्णु शर्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक है विष्णु शर्मा। हुमायूं नामा के जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। कौन है? हुमायूं नामा के जो लेखक है वो है गुलबदन बेगम। एक आपने सुनी होगी महादेवी वर्मा की, बहुत फेमस है, जो यूपी पुलिस में भी कई बार पूछी गई है, वो है यामा। क्या? यामा मोटरसाइकिल आती है, यामा YAMA। तो यामा पुस्तक के लेखक कौन थी? महादेवी वर्मा। एक पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो है चाणक्य। क्या? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वो है चाणक्य। एक है मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। एक आपने सुना होगा अवंती सुंदरी। मैं आपसे, चलो मैं आप कमेंट में चाहूंगा कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आप जो है वो कितने ज्यादा जो है वो जानते हैं। अवंती सुंदरी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है वो आप जरूर बताइएगा। एक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो पुस्तक है उसके लेखक है वो है रस खान। कौन है? प्रेम। देखो प्रेम कैसा होता है पता है? एक तरह से रस जैसा होता है ना, एक तरह से रस होता है। तो बताओ अगर महिला और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है वो हिंदी के अंदर कौन सा जो है वो है ना रस है? जल्दी से बताइएगा। तो प्रेम वाटिका के लेखक हो जाए रस खान। भारत भारती एक पुस्तक है, भारत भारती के जो लेखक है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आप गलत सोच गए जी। तो भारत जैसे ऐसे समझो, भारत एक लड़का है, वो भारती की शरण, भारती मतलब हमारे भारत माता, तो भारत जो वो भारती की शरण में, तभी तो बोलते हैं भारत माता की जय। तो भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण। क्या? मैथिली शरण गुप्त। एक और होता है देवकी नंदन खत्री जी का जो पुस्तक है वो है चंद्रकांता। क्या है? चंद्रकांता। तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। एक पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर की, दो बहुत बड़ी फेमस है, मैं स्क्रीन पर भी लिखवा दूंगा। वो एक है हाँ उर्वशी और एक है कुरुक्षेत्र। क्या? एक उर्वशी है और एक है कुरुक्षेत्र। ये दोनों पुस्तक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। देखिए कितना मेहनत लगता है और कितना इजी याद भी हो जाता है। चलो बताओ, रामधारी सिंह दिनकर की दो किताब बताई थी, उर्वशी, और बताओ दूसरी कौन सी बताई थी? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। इससे पहले भी लगातार जो जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, बस आप वहां पर नहीं आ रहे हैं। आपके कमेंट जो इस वीडियो के अंदर आ रहे हैं और जो जितना आप सपोर्ट दिखा रहे हैं और जितना अपनापन जो आपकी कमेंट्स को रीड करने के बाद में एनर्जी मिलती है, वो सच में अमेजिंग होती है यार। क्योंकि ड्यूटी पर रह करके और फिर दोबारा से जो है वो आधी रात को दिन में जो है जब भी समय मिलता है तब आपके लिए कंटेंट बनाना, फिर उसको याद करना, फिर आपके सामने एक तरीका होता है जिस तरीके के माध्यम से आपको समझ में आता है। देखिएगा मैंने एक सवाल पूछा था, बताइएगा गुलबदन बेगम की कौन सी किताब है? बताओ जल्दी बताओ, गुलबदन बेगम की कौन सी किताब है? बताओ, हुमायूं नामा या पंचतंत्र? बताओ। तो जो गुलबदन बेगम है उनकी जो किताब है वो है हुमायूं नामा। विष्णु शर्मा की किताब बताई थी पंचतंत्र। क्या थे? विष्णु शर्मा की किताब बताई थी पंचतंत्र। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, याद करना है, बराबर याद करना है। देखो भाई, जो तरीका हमारा है वो ऐसा ही रहेगा, आराम से समझाएंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है? आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कुछ इस्पात संयंत्र है 4 हमारे इंडिया के अंदर। वो पूछते हैं कि कहां पर है, किस कंट्री के सहयोग से उनको बनाया गया था? बताइएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है कहां पर है? झारखंड में। 1964 में इसकी स्थापना होती है और सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से इसको बोकारो को बनाते हैं। एक है राउरकेला। क्या? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के अंदर बनाया जाता है। एक होता है, तीसरा होता है, बहुत फेमस है, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ के अंदर है और इसकी स्थापना जो होती है 1955 के अंदर होती है। सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से
भिलाई इस्पात संयंत्र बनाए थे। देखो रूस भला करेगा ना हमारे इंडिया का, तो भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से होता है। एक है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो होता है ये वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 1955 के अंदर स्थापना होता है ब्रिटेन के सहयोग से। याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको याद रखने, किसी भी क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। और आप सोच रहे हैं कि ये नहीं आएगा, नहीं, ये 4 इस्पात संयंत्र बहुत जरूरी हैं जो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स में, आपके पेपर्स में बनते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, इसी में से रिवीजन करवाता हूं। राउरकेला इस्पात संयंत्र ये बताइए कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर है। स्थापना होती है 1955 में। जर्मनी की सहायता से इसको हमारे भारत के अंदर स्टैब्लिश किया जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र कहां पर है? ये आपके झारखंड में है। 1964 में इसकी स्थापना होती है, जो कि सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हमारे इंडिया में जो है उसे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए साथियों, आप सभी ने जो है इस क्लास का काफी आनंद उठाया होगा। इस तरह की वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आपके मन की बात जो मुझे कमेंट में मिलती है, तो मैं उसको भी, मैं चाहूंगा कि मैंने अपनी बात रखी, लेकिन अब आपकी भी कमेंट का रिप्लाई मैं आपको यहीं पर देता हूं कि भैया आप जो है ना, अब वो ऐसा करिए, नौकरी वोकरी तो क्या कर रहे हो आप जो है ना एक ग्रुप यानी टीचर्स का, अच्छे टीचर्स का ग्रुप एक बना लीजिएगा और अपने इस क्लासेस का या फिर किसी भी अन्य एग्जाम्स के लिए क्लासेस चालू कर दीजिएगा। तो बेसिकली देखिएगा, ऐसा नहीं, ये जो विकल्प है ये मेरे पास में ये बहुत पहले था, अब जो है वो समय निकल चुका है। ठीक है, तो जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद जो है पढ़ाई लिखाई करता हूं, तो मुझे लगता है कि जो हम पढ़ लिख रहे हैं उसका फायदा अगर आप तक पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बेसिकली जिस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है वो देखिए, आपके पास में किताब है, कहीं से भी देख के आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सुन भी रहे हैं और आपको तुरंत रियलाइज भी हो रहा है कि यार ये सवाल तो यार नहीं बता पा रहे। तो एक चीज देख रहे हैं, पेपर के अंदर जो प्रेशर होता है उस टाइम पर इंस्टेंट कोई चीज हमको याद आ जाती है और कुछ चीजें नहीं याद आती हैं। तो ऐसे ही जब मैं अगर आपसे पूछूं डायरेक्टली कोई सवाल, अगर वो आपको याद आ गया तो समझ लो वो पेपर में भी आपको उसी जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ याद आएगा। अगर यहां पर भी आप भूल रहे हैं मतलब आप वहां पे भी भूलेंगे। तो एक प्रेशर जो होता है उसको हैंडल करना सीखना, उसको हैंडल करेंगे कैसे? वो तभी कर सकते हैं जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और नॉलेज बनती है भाई बार बार पढ़ने से। पहली बात, आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपने सारे टॉपिक्स को अच्छा रखिएगा। पूरा टॉपिक का शुरू से पढ़िएगा, किताबों में से डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसका किताब का जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में उसके फिर आप क्वेश्चन आंसर लगाइएगा, प्रीवियस सर को देखते रहिएगा। अब ये जो क्लासेस जो आपको मैं जो क्लासेस के माध्यम से आपको स्टैटिक जीके दे रहा हूं, वो जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बड़ी छटाई क्या गिने चुने जो जरूरी हैं, जिनकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा होती है, सीधी सी बात है कि वो क्वेश्चंस आप तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक और बात सुनिएगा, धीरे धीरे जो भी आपका सजेशन, जो भी आपको सुझाव मिलता रहेगा, वो मैं उस पर समय जैसे जब मुझे मिलेगा उस पर मैं काम करते रहूंगा। चलिए दोस्तों, अपना आप ध्यान रखिएगा। और जितना आपने मुझे सपोर्ट किया, प्रेम किया, जितना मेरी बहनों का कमेंट आता है कि राम भैया एकदम गला सूख जाता है, एकदम थक जाते हैं आप, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि आप भी हिम्मत हारें। क्या आप भी हिम्मत हारें? किसी भी चीज के बारे में थोड़ा डीपली जब आप पढ़ते हैं किताबों से, मैगजीन से, तो फिर आपको जो है बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जानकारी होती है। चलिएगा, अपना आप ध्यान रखिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा। कोई मन में अगर सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।